नमस्कार मित्रों। हम कुछ एक विषय हमारे सामने ऐसे हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी मैं अपने कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र से, एक पत्रकार मित्र से चर्चा भी कर रहा था कि अब समय ऐसा है कि जब खलनायक जो है वो नायकों का स्थान ले रहे हैं और नायक कहीं हाशिए पे सरकाए जा चुके हैं, बुहारे जा चुके हैं। और जो बचे हैं नायक, वो धीरे धीरे, अगर यही दौर रहा तो नायक लगभग इतिहास के पटल से बुहार दिए जाएंगे और उनकी जगह, उनके स्थान पर खलनायकों की स्थापना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये बाद में ये भी ध्यान आया कि कई बार ऐसा भी होता है कि इतिहास में कुछ चरण ऐसे आते हैं, कुछ दौर ऐसे आते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये खलनायकों की वापसी का दौर है और उसके बाद फिर से एक बार नायकों की स्थापना होगी। कब होगी ये कोई तय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि हर 2 साल के बाद ऐसा होता है और 2 साल पूरे होते ही आप गिनना शुरू करते हैं उल्टी गिनती। ये संकट ऐसा नहीं है, गणित का सवाल नहीं है। ये एक परिस्थिति जन्य एक तथ्य है जिसकी ओर हमें थोड़ा सा ध्यान खींचता है और इसलिए इस पर हमें थोड़ा सा भी ध्यान दे लेना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए। याद करने से होता है कई बार बहुत सारी भयावह जो परिस्थितियां हैं उनसे हम पहले आगाह हो जाते हैं और उनके मुताबिक अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात कर लीजिए आप मुसोलिनी की। इटली में मुसोलिनी का कद एक तानाशाह के रूप में ही स्थापित था और एक समय आया कि विश्व के खलनायकों की जो सूची बनती है, फहरिस्त, उसमें हिटलर, मुसोलिनी, ये सब लोग कहीं आगे चले गए थे, बहुत ऊंचे चले गए थे। अब यह है कि अब उनका दौर जो है वो समाप्त हो गया। अब मुसोलिनी के नाम की टी शर्ट सब सामान्य रूप से वहाँ इटली में बिकने लगी हैं। उसी इटली में जहाँ रोम भी है, जहाँ पोप भी रहते हैं, वहीं पर मुसोलिनी के कुछ स्लोगन्स और मुसोलिनी को जन नेता के रूप में, वहाँ की इटालियन भाषा में जन नेता के रूप में उसे माना जाने लगा है। और जन नेता मुसोलिनी के नाम से ही टी शर्ट सब प्रिंटेड होकर बाज़ार में आने आने लगी हैं और वहाँ की युवा पीढ़ी के अधिकांश सदस्य अब उन टी शर्ट्स को, उनको टी शर्ट्स के पीछे दीवाने हैं। और यही स्थिति जर्मनी की है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक वहाँ के निमंत्रण पे वहाँ की कुछ 4 यूनिवर्सिटीज़ में, 4 विश्वविद्यालयों में एक व्याख्यान श्रृंखला के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे, मेरे साथ 3 साथी और भी थे, 4 थे साहित्यकार लोग। 3 वो साहित्यकार थे, मैं तो खैर उस श्रेणी में नहीं आता, लेकिन बहरहाल मुझे उन्होंने साहित्यकार ही माना और मुझे उसी पंक्ति में खड़ा कर दिया, तो मैं भी साथ गया था। और उसमें सबसे बड़ी मित्रों बात ये थी कि हम लोग जिस प्लेन से उतरे, तो हवाई अड्डे से उतरते ही हमारा जो स्वागत है वो तो परंपरागत होना ही था। लेकिन जो लोग लेने आए थे अधिकारीगण, उन्होंने पहले ही एक आग्रह हमें साइड में ले जाकर, एक तरफ ले जाके कर दिया कि एक हमारा आग्रह मान लीजिएगा कि आप जर्मनी की धरती पर पाँव रख रहे हैं और इस धरती पर हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि हिटलर के बारे में चर्चा मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया में कुछ विरोधी बातें हों और जो यहाँ के लोग उस पर चर्चा करना पसंद नहीं करते। आप उसके पक्ष में बोल नहीं सकते क्योंकि आप जिस देश से आ रहे हैं उस देश में कुछ लोकतांत्रिक परंपराएं भी हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी विवादास्पद नुक्ते या विवादास्पद मुद्दे को छुएं और वो कुनमुनाने लगे और उसके बाद एक वंटर खड़ा हो जाए विवादों का, कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो खंडित हो जाए। तुम्हारा ये विनम्र आग्रह स्वीकार कीजिएगा कि आप यहाँ इस देश में हिटलर के बारे में कोई बात उसके पक्ष में या उसके विरोध में मुँह से मत निकालिएगा और वक्तव्यों के बीच में तो बिल्कुल ही सख्ती से परहेज़ रखिएगा। हो सकता है कि आपके कुछ एक विश्वविद्यालय में आपसे अटपटे सवाल भी पूछे जाएं, कुछ समाजवाद की बातें भी पूछी जाएं। कई विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां समाजवाद के प्रणेता और धुरंधर जो व्याख्याकार हैं वो भी मौजूद हैं एक प्राध्यापक के रूप में। तो हो सकता है कि आपको वो उस बहस में भी डालने का प्रयास करें। तो हमारा ये विनम्र आग्रह है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, आनंददायी हो
और हमारे लिए ज्ञानवर्धक हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसलिए विनम्र आग्रह आपसे ये कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा मुद्दा ना छुए जो छूते ही कुनमुनाने लगे और बड़ी मुश्किल पेश आ जाए। बहरहाल, लेकिन अब स्थितियां वहाँ बदल रही हैं। अब धीरे धीरे हिटलर का जो काल था, नाज़ी काल, उसको बड़े आराम से, बड़े श्रद्धा भाव से तो मैं नहीं कह सकता फ़िलहाल, लेकिन बड़े सामान्य भाव से उसका अध्ययन भी हो रहा है, उस पर चर्चाएँ भी हो रही हैं। चर्चा करने वाले लोग स्थानीय हैं, क्योंकि बाहर से आए व्यक्ति को तो वो अनुमति देते ही नहीं है कि वो किसी किस्म का विवाद कोई खड़ा कराए। तो इस प्रकार से वहाँ भी हिटलर की लगता यह है कि ये जो पुनः प्राण प्रतिष्ठा उसकी दोबारा से हो रही है। तीसरा एक आपको और उदाहरण दूं चंगेज़ खान का। इतिहास में उसके द्वारा किए गए नरसंहारों से, उनकी घटनाओं से, नरसंहारों की घटनाओं से इतिहास पूरा का पूरा अटा पड़ा है। और कुछ एक ऐतिहासिक साक्ष्य तो ये भी बताते हैं कि उसने करोड़ों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के आंकड़े तक लोगों ने गिन दिया है कि उसने करोड़ों लोगों का नरसंहार किया था। आंकड़े भी हैं, कहीं 3 करोड़ का आंकड़ा है, कहीं 2 करोड़ का आंकड़ा है, इससे कम कोई भी नहीं है। और अब स्थिति ये है कि चंगेज़ खान एक महानायक के रूप में स्थापित होने लगा है। मंगोलिया वाले बड़ा गर्व करते हैं इस बात के कि एक छोटा सा मंगोलिया और उसका एक छोटा सा अदना सा एक सेपा सलार जो अपनी जुझारू शक्ति के बल पे उसने सारे विश्व में एक आतंक का माहौल फैलाया और मंगोलियाई जो एक नस्ल है उसके विरोधियों को बुरी तरह से कुचला। इससे बड़ा नायक क्या हो सकता है। अब उसको भी चंगेज़ खान की मूर्तियाँ मंगोलिया में लगभग हर चौराहे पर आपको किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में या आदमकद रूप में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो मित्रों, ये स्थिति सिर्फ मंगोलिया या जर्मनी या फिर उसकी इटली की नहीं है। अन्यत्र भी जहाँ जहाँ जो भी तानाशाह हुआ है उसकी पुनर्प्रतिष्ठा होने लगी है। आपको याद होगा कि चंगेज़ खान के बारे में एक बड़ी बात ये थी कि जब उसने एक अपनी वसीयत छोड़ी थी कि जब मैं मर जाऊं किसी भी घटना में, किसी युद्ध में, तो मुझे फ़लाँ जगह दफनाया जाए और मेरे मरने के बाद इस कागज़ को, वसीयत को फाड़ के फेंक दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसको जला दिया जाए, ताकि ये किसी के हाथ इसका फटा हुआ टुकड़ा भी ना लगे। और साथ ही उसने ये भी आग्रह किया था कि जिस जगह मुझे दफनाया जाए उसके आस पास 2 फरलांग का उसने हिस्सा गिना था, वहाँ की एक ज्यामिति के अनुसार, ज्योमेट्री के अनुसार, कि इतने हिस्से में घोड़े दौड़ाए जाएं। और लगभग 16 घोड़ों का उसने अंदाज़ा दिया था कि 16 घोड़े लगातार एक व्यू सा बना के दौड़ाए जाएं ताकि कोई पता ना चले कि अस्थियां मेरी कहाँ पर दफन है या मेरा जो बदन है वो कहाँ पर दफन है। इसका कोई एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। और यदि निशान कोई नज़र आया तो मैं अपने जो सेपा सलार हैं उनको ये आदेश दे रहा हूँ कि उस निशान की निशानदेही करने वाले का सर कलम कर दिया जाए। तो मतलब इस प्रकार से वो चीज़ें हुई और ये हुआ भी कि घोड़े दौड़ाए गए बाकायदा। उसका आज भी विश्व में पता नहीं है कि चंगेज़ खान को एग्जैक्टली किस जगह दफनाया गया था और वो कब्र कहाँ पे है। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ मित्रों इस बात की गवाह हैं, इस बात का संकेत करती हैं कि एक तब्दीलियाँ, एक परिवर्तन का माहौल विश्व स्तर पर आने लगा है। और हमें कोई भौंचक्का होने की या हमें कोई आश्चर्यचकित होने की या बेहोश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ये महसूस करें कि ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये एक काल का एक खंड है जिसमें ये चीज़ें आती हैं और ये कब तक चलेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।